सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3 को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले के जो दो टॉपिक्स हैं, ओबेसिटी और डायबिटीज, इनको हम कर चुके हैं। आज हम अस्थमा के बारे में बात करेंगे। योगा आसन से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है, तो काफी ज्यादा जो जितने भी आपके आसन्स हैं उनके प्रोसीजर याद करने में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, बट हम लोग यहाँ पे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे आसन्स के प्रोसीजर के बारे में लिख सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप प्रोसीजर लिखना समझ गए तो आप किसी भी आसन के प्रोसीजर को बड़े आराम से लिख पाओगे। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप बैठ के एक एक आसन को याद करो। ठीक है, तो सबसे पहले आस्थमा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आस्थमा होता क्या है? तो बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन होती है या फिर एक ऐसा डिसीज होता है एक ह्यूमन बॉडी में, जहां पे आपके जो आपके एयरवेज होते हैं, जहां से आप ऑक्सीजन को लेते हो, जो आपका विंड पाइप होता है जहां से आप ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हो और अपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हो, वो नैरो हो जाती है लंग्स। ठीक है, वो एरिया आपका नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से एयर सही से अंदर बाहर नहीं होती है। जनरली ये होता क्यों है? आपके जो एरिया होता है विंड पाइप का, वहां पे म्यूकस जमा हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से या फिर जिसमें स्वेलिंग आ सकती है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको होता है। म्यूकस का बेसिकली जो मतलब होता है बलगम। जब आप लोग खांसी लेते हो तो कफ आता होगा आपको, तो वो इतना ज्यादा जमा हो जाता है और ये नेचुरली हमारी जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है। तो धीरे धीरे उसका जो क्वांटिटी है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो हमारे एयर फ्लो को ब्लॉक करने लगती है। ठीक है, अब देखो अस्थमा के बारे में आप एक ये इमेज भी देख के समझ सकते हो किस तरीके से ये वाला आपका एक हेल्दी लंग है। आप देख सकते हो आपके जो पोर्ट्स हैं वो कितने अच्छे से खुले हुए हैं, और यहाँ पे पोर्ट आप अपना देखो कितना छोटा सा हो गया है। और ये बेसिकली ये जो आपको जगह दिख रही है, ये स्वेलिंग और म्यूकस की वजह से इतना ज्यादा फैल गई है, जिसकी वजह से सांस लेने के लिए जो जगह है वो आपकी बहुत ज्यादा कम हो गई, ब्रीथिंग के लिए जगह बहुत कम हो गई। ठीक है, अब कॉजेस ये किन वजह से हो सकता है? तो सबसे पहले भाई देखो, जो भी पॉल्यूशन है, मिट्टी है, कहीं आग जल रही है, कहीं धुआं हो रहा है, तो ये सारे रीजन इसके सबसे बड़ा रीजन है। एयर पॉल्यूटेंट, स्मोक वगैरह आपका इसी में आ जाएगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे कि आपको कॉमन कोल्ड है तो धीरे धीरे ये भी आपका बढ़ते बढ़ते अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे तो ये भी आपको इशू कर सकता है। इसके बाद जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को इशू है तो आपको भी ये ऐसा इशू कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिम्टम्स देखो क्या क्या है, क्या क्या आपको कैसे आपको समझ में आएगा कि आपको अस्थमा जैसा दिक्कत है? तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा खाँसी और छींक आपको आएगी। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आपको होते रहेंगे धीरे-धीरे। चेस्ट टाइटनेस, आपका जो चेस्ट है, सीना जो है बहुत ज़्यादा टाइट-टाइट फील होने लगेगा। और व्हीज़िंग, व्हीज़िंग का हिंदी में अगर हम मतलब देखेंगे तो घरघराहट आप बोल सकते हो, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? प्रिवेंशंस, कैसे आप इससे बच सकते हो? तो देखो प्रिवेंशन के क्या-क्या तरीके हैं। सबसे पहला, कीप द रूम, बेड, पिलोज डस्ट फ्री। तो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको साफ सुथरा रखो। जो भी पॉलन हो गया, कोल्ड एयर हो गया, इन सब चीजों को अपने से दूर रखने को, खुद को बचाने की कोशिश करो। पोल्यूशन से खुद को बचाओ, और कोई भी अगर आपको दवा दी गई है तो उसका सही से यूज करो। ठीक है, चलो अब ये देखो कुछ आसन दिए हुए हैं अस्थमा को क्योर करने के लिए, और बेसिकली आपका जो टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है, इसी के ऊपर फोकस करता है। तो इसमें से देखो कुछ आसन ऐसे हैं जो जिसके बारे में हम पुराने कुछ टॉपिक्स में बात कर चुके हैं। फिर भी यहाँ पे एक जो टेबल है, जैसे कि मैं हर टॉपिक के लिए दे रहा हूँ कि डायबिटीज के लिए कौन कौन से आसन हैं, अस्थमा का हम आज यहाँ पे देख रहे हैं, और भी जितने टॉपिक्स हैं उन सबके बारे में, हाइपरटेंशन के भी हम अभी बात करेंगे, तो उसमें भी कौन कौन से आसन हैं, उन सबका ये पूरा चार्ट है और उनके कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर नोट करके रख सकते हो, सो दैट आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करने में आसानी होगी। अब देखो इस टॉपिक में कुछ आसन है, जैसे मेरे ख्याल से ताड़ आसन है, भुजंगासन है, धनुरासन है और गौमुख आसन है। ये कुछ ऐसे आसन हैं जिनको हम पहले ही देख चुके हैं पुराने कुछ टॉपिक्स में इसी चैप्टर के, तो हम इनको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, आप इनको वहां जाके पढ़ सकते हो। अच्छी बात ये हो जाएगी कि एक ही आसन पढ़ने से आपके कुछ मल्टीपल डिसीजेस जो है वो क्योर होता है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ताकि अगर पेपर में आपको लिखने को आता है कि अस्थमा के बारे में कुछ आसन के बारे में लिखो, तो आप कुछ कॉमन याद कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, जो आप अस्थमा में भी लिख सकते हो और वही आप पीछे जाके डायबिटीज में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करेगा। ठीक है? अब देखो हम आ जाते हैं अपनी मेन बात पे, जिस पे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं कि प्रोसीजर हम कैसे याद करेंगे? बहुत ज़्यादा प्रोसीजर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आसन हो रहे हैं। तो देखो मैंने आपको 2 चीज़ें बोली हैं पहले भी टॉपिक्स में, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, आसन करना शुरू कर दो। ठीक है? रोज़ अगर 2-2 आसन भी करोगे ना, हर रोज़ अल्टरनेटिवली, तो बड़े आराम से आपको 30, 25, 30 में से 15-20 आसन याद हो जाएँगे। ठीक है? फिर भी अगर नहीं याद होते हैं तो इस इमेज को ध्यान से देख लो। ठीक है? अच्छे से समझ जाओ। इनके नाम याद करो,
और इनका जो अल्टरनेटिव नेम है, इंग्लिश का जो नाम है, बहुत अच्छे तरीके से देखो, रेज़्ड आर्म पोज़ लिखा हुआ है, रेज़्ड आर्म आपको समझ में आ रहा है, हाथ ऊपर। इनको याद करके आप इमेज को याद कर लो। अब इमेज को याद करने के 2 फ़ायदे हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि पहला आपके पेपर में इमेज बन के आती है और आपसे पूछ लेता है कि इस आसन का नाम बताओ। 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको बोला जाएगा कि बताओ इनमें से कौन-सा आसन ठीक है। तो एमसीक्यू का आपका एक ये क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरा, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर इमेज है, ये सब मैंने आपकी बुक से लिए हैं ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ और एग्ज़ाम में भी इसी ऐसी इमेजेस बन के आएँगी। अब आप देख सकते हो ये जो फाइनल प्रोसीजर होता है किसी भी आसन का, यानी कि ये जो हम आसन पढ़ रहे हैं और ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये जो स्टांस है, ये आपका फाइनल स्टांस है। इसके बाद ये आसन जो है कंप्लीट, इसके आगे कुछ नहीं करना, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप ये समझ सकते हो कि अगर हम इस आसन को ऐसा दिखा रहे हैं तो आप किस पोजीशन से इस आसन में पहुंचोगे। ऑब्वियस सी बात है, इस आसन को लेट के तो शुरू करोगे नहीं, बैठ के तो शुरू करोगे नहीं, खड़े होकर शुरू करोगे। तो अपने प्रोसीजर्स आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि आपको अपनी बॉडी सीधी खड़ी रखनी है। स्टेप 2, अपनी बॉडी को इरेक्ट रखना है। हैंड्स आप साइडवेज रखना चाहो तो बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो प्रोसीजर में पहले ही लिखा है कि स्टैंड इन ताड़ासन माउंटेन पोज में ही आपको इसको स्टार्ट करना है। तो एक ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी पड़ेगी। बाकी देखो कितनी बेसिक सी चीजें हैं, आपको अपनी नेक को बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं करना है, बॉडी को स्टार्टिंग में रिलैक्स रखना है। पैर देख, आप यहाँ पे पैर देख सकते हो, दोनों पास पास रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप इन चीजों को याद करके प्रोसीजर एग्जाम में लिख सकते हो। अब देखो 2 क्या है, जेंटली रेज हैंड अपवर्ड, अपने हाथों को ऊपर करो, पैरेलल होने चाहिए, दोनों साथ में होने चाहिए। ओवरहेड विदाउट बेंडिंग द शोल्डर्स, तो बिना शोल्डर्स को बेंड किए पूरा सीधा आपको ये कर देना है। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, क्योंकि हम शोल्डर को सीधा कर रहे हैं, हाथ को सीधा कर रहे हैं, तो हमारी एल्बो भी सीधी हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, कंप्लीटली एक्सटेंड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटली एक्सटेंड एल्बोस, अपने एल्बोस को एकदम सीधा कर दो। रीच अपवर्ड्स, ऊपर पहुंचो। स्लाइटली स्लैंट हेड बैक, अपने सर को हल्का सा ऐसे पीछे करो। लुक एट थम्स, और अपने अंगूठों को देखो, क्योंकि आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर कर चुके हो, सर को पीछे करके अपने अंगूठे को देखो। प्रेस शोल्डर ब्लेड्स फर्मली ऑन ब्लैक, ये जो आपका पीछे का हिस्सा होता है, ठीक है, इसको हम शोल्डर ब्लेड्स बोलते हैं। इनको भी पीछे करो हल्का सा। कंप्रेस बटक्स इनवर्ट्स, आपके जो बटक्स हैं उनको अंदर की तरफ पुश करो। कीप फीट टुगेदर, अब ये चीज देखो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आपके पैर देखो साथ में ही है, तो ये चीज तो बहुत नॉर्मल सी है। और प्रेस हील्स फर्मली टू द ग्राउंड, आपकी जो हील है उसको जमीन में दबाने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इमेज को याद कर लेते हो या फिर आप इन आसन को करना भी शुरू कर देते हो, तो आप खुद प्रोसीजर अपने आप लिख पाओगे। कोई जरूरत नहीं है कि इतने सारे प्रोसीजर आप याद करो। ठीक है, अब बेनिफिट्स, इसके फायदे क्या है, आपका बॉडी पोस्चर अच्छा करेगा। ठीक है, स्पाइन, अपर बैक, लोअर बैक, एंकल, हैंड, शोल्डर, काफ मसल। अब देखो बेनिफिट लिखने का क्या तरीका है, जितनी भी मसल्स हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं उन सबको हम अच्छा कर रहे हैं, उन सबको फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, उन सबको स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। तो आसन अगर आपको याद हो गया तो आप सारी चीजें उसके बारे में लिख पाओगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनहांसेस डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करेगा। ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी पोस्चर, ये आपका बेहतर करेगा। आपके नर्वसनेस और सैडनेस, अगर आप दुखी हो या बहुत ज्यादा परेशान होते हो तो उस चीज को कम करेगा। आपकी एब्डोमेन को टाइट करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, और साइटिका को भी इजी करेगा। साइटिका जनरली एक नर्व होती है जो कि हमारे बैकबोन से लेके हमारे बटक्स तक जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में यहाँ पे आ गया। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब कि किसको ये नहीं करना चाहिए, तो अवॉइड विद शोल्डर और नेक इंजरी। अब भाई देखो, जो मसल्स हम यूज कर रहे हैं तो हम उसको स्ट्रेंथ कर रहे हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, और साथ में ही भाई आपको ये नहीं करना है अगर आपके उन पार्ट्स में पहले से ही इंजरी है। बहुत ऑब्वियस चीज है, तो आप ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिख सकते हो। अवॉइड इफ एक्सपीरियंसिंग डिजीनेस, अगर आपको थोड़ा बहुत थकान जैसा लगता है या फिर आपको लगता है कि आप चक्कर आपको आ रहे हैं थोड़े-थोड़े, तो आपको ये नहीं करना। ठीक है, और दोनों कंडीशन में स्टीयरिंग अपवर्ड या स्टीयरिंग अपवर्ड इन केस ऑफ एनी, दोनों ऑलमोस्ट सेम पॉइंट ही है। ठीक है, बाकी आप देखो इसमें और क्या-क्या लिख सकते हो भाई, आप अपने पैर के बारे में लिख सकते हो कि अगर नीज में इंजरी है तो आप मत करो, क्योंकि आप अपनी हील को नीचे पुट डाउन कर रहे हो, तो इसका मतलब नीज पे भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जोर आएगा, आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं उसके ऊपर जोर आएगा, तो आप इनको भी अवॉइड कर सकते हो। तो 2-3 पॉइंट्स आप इसमें बढ़ा के लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब फटाफट देखो। उत्तान मंडूक आसन हम देख सकते हैं, जिसको हम स्ट्रेच फ्रॉग पोज बोलते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग होती होगी। सिट इन वज्रासन, सबसे पहले वज्रासन जो सबसे सिंपल आपकी कंडीशन होती है उसमें बैठ जाओ, जहां पे आपके दोनों नीज फोल्ड होती है और आराम से आप बैठते हो। नील विद नीज वाइड अपार्ट, टोस टुगेदर, अपनी जो नीज है उनको यहाँ पे देखो डिस्टेंस कर लिया, और आपके जो टोज हैं ये पीछे जाके मिल रहे होंगे। रेज राइट आर्म, फोल्ड ब्रिंग बैकवर्ड ओवर राइट शोल्डर, प्लेस पाम बिलो लेफ्ट शोल्डर। तो आपको दोनों को ऐसे पीछे लेके जाना है। ठीक है, और अपने पाम को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से लेके जाना है, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। फोल्ड लेफ्ट आर्म, सिमिलरली अपने लेफ्ट आर्म को भी वैसे ही करना है, प्लेस पाम बिलो राइट शोल्डर, और अपने लेफ्ट पाम, आपका जो लेफ्ट पाम है उसको राइट शोल्डर के नीचे यहाँ लेके जाना है, यानी कि दोनों पीछे जाके क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, मेंटेन पोजीशन। टू रिटर्न स्लोली रिमूव लेफ्ट देन राइट आर्म, ब्रिंग नीज टुगेदर, तो धीरे धीरे पहले आप अपना लेफ्ट आर्म लेके आओ, फिर अपना राइट आर्म लेके आओ, और फिर अपने दोनों नीज को साथ में रख लो, तो आपकी ये रिटर्न पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको एक बार रीड करना, दोबारा सुनना, तो समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो। बेनिफिट्स क्या क्या है भाई, आपके थ्रोट मसल्स, नर्व्स,
थ्रोट पेन को रिलैक्स करेगा, ठीक करेगा। बैक मसल्स फ्लेक्सिबल बनाएगा, अपर लोअर बैक दोनों। एल्बो जॉइंट्स को अच्छा करेगा। इसके बाद आपका स्पाइन को अच्छा करेगा, डायफ्राम और चेस्ट को आपका अच्छा करेगा, ठीक है? डायफ्राम आपकी सांस लेने के लिए मसल्स यूज होती हैं, जो कि आपके रिब केज के नीचे होती हैं। और फिर आपकी पैंक्रियाटिक एफिशिएंसी, यानी कि जो पैंक्रियाज आपके होते हैं, जो आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन हो गया, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर ये होते हैं, ठीक है? अवॉइड सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, हार्निया। आर्थराइटिस अगर आपको है, जॉइंट्स में इश्यू है, तो आप इसको मत करो। बेसिकली ये आर्थराइटिस टर्म को आप बहुत सारे आसन्स में यूज कर सकते हो, क्योंकि जॉइंट्स तो यूज होते हैं। हर्निया अगर आपको इश्यू है, हर्निया की बात हम पहले ही कर चुके हैं। ये बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जब आपके बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन है या फिर कोई टिश्यू है, वो मसल्स को हल्का पाके या ढीला पाके हल्का सा आपकी बॉडी के बाहर आना शुरू कर देता है। कंप्लीटली एक्सपोज नहीं होता, लेकिन आपको विजिबल हो जाता है कि कोई चीज अंदर से कोई टिश्यू स्वेल करता हुआ बाहर आ रहा है, ठीक है? तो ये आपका हर्निया होता है। नॉट फॉर नी प्रॉब्लम्स, एल्बो पेन। अगर आपको भाई नी प्रॉब्लम, एल्बो पेन, ये सारी दिक्कत है, तो आप इसको मत करो, ठीक है? ऑब्वियसली बात है, जो जॉइंट्स और मसल्स आप यूज कर रहे हो। नॉट फॉर प्रेग्नेंट और मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन। तो अगर आप प्रेगनेंसी में हो या फिर आप मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है, तो भी आप इसको नहीं करोगे, ठीक है? अब बात करते हैं वक्रासन की, जिसको हम कहते हैं हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज। अब समझ में आ रहा है, ये हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज, अपनी स्पाइन को आधा हम ट्विस्ट कर रहे हैं, तो इसका नाम ऐसा पड़ गया है। स्ट्रेट स्ट्रेट, लेग्स एक्सटेंडेड। अब सबसे पहले तो आप सीधे ही बैठोगे, है ना? दोनों पैर अपने सीधे रखोगे, नॉर्मल पोजीशन आपको समझ में आ रही होगी। इस पोजीशन में जाने के लिए किस पोजीशन से स्टार्ट करोगे, तो उसी के बारे में डिफाइन करते करते लिख देना है। फोल्ड राइट लेग। सबसे पहले अपना राइट लेग फोल्ड करो, हील टचेस लेफ्ट नी। तो आपकी जो हील है राइट टो की, वो आपके यहाँ पे नी को टच करी। इनका पैर इस समय दूसरी साइड है इधर, और इनका जो हील है वो नी को टच कर रहा है। प्लेस राइट हैंड बिटवीन वेस्ट। आपका जो राइट हैंड है, ये वेस्ट के पीछे देखो यहाँ रख दिया है। ट्विस्टिंग ट्रंक, और अपने ट्रंक को घुमाना है, ठीक है? ट्रंक क्या होता है? हमारा कमर वाला एरिया, और हल्का सा ही सामने वाला एरिया हमारा ट्रंक कहलाता है, ठीक है? कमर वाला एरिया, ये बेसिकली इस एरिया को आप ट्रंक कह सकते हो। ब्रिंग लेफ्ट हैंड नियर राइट नी। आपका जो लेफ्ट हैंड है, ये देखो राइट नी के पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? प्लेस इट नियर राइट फुट, और अपने राइट फुट के पास इसको रख दिया है। ट्विस्ट हेड शोल्डर टू राइट। अपने हेड को और शोल्डर को भी राइट साइड घुमाओ, और राइट शोल्डर की तरफ देखना शुरू करो। टर्न हेड टू फ्रंट, रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, और फिर धीरे से वापस आके ओरिजिनल पोजीशन में आ जाओ, ठीक है? तो अगर आपको ये इमेज याद हो जाएगी कि वक्र आसन की लास्ट इमेज ये है, तो आप स्टार्टिंग पोजीशन अपने आप समझ जाओगे कि इस आसन को आप खड़े होकर तो स्टार्ट करोगे नहीं, ऐसे बैठ के स्टार्ट करोगे, तो आप आराम से इसको लिख सकते हो। बेनिफिट्स का क्या है? बेली फैट आपका कम करेगा, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम को अच्छा करेगा, डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, किडनी को स्ट्रांग बनाएगा, ग्लैंड की जो फंक्शन है, एड्रिनल ग्लैंड के जो फंक्शन है, उनको बेहतर करेगा। आपके वेस्ट, बैक पेन और क्रॉनिक बैक पेन अगर आपको है, तो ये भी ठीक करेगा, ठीक है? बैक पेन और क्रॉनिक बैक पेन में क्या फर्क है? क्रॉनिक बैक पेन होता है जो कि बहुत लंबे टाइम से आपको चला रहा है, और बैक पेन आपका अक्यूट हो सकता है, यानी कि छोटे टाइम का भी अगर बैक पेन हो, तो इसको ठीक करेगा। अवॉइड अवॉइड इफ यू हैव अल्सर और एनलार्ज लीवर। अगर अल्सर और लीवर में कोई दिक्कत है, तो आपको ये नहीं करना है। अवॉइड इफ यू हैव सिवियर बैक पेन और हर्निया। अगर हर्निया और बैक पेन है, तो आपको ये नहीं करना है। सिवियर बैक पेन, अगर बहुत ही ज्यादा बैक पेन है, तो फिर आप इसको मत करो, क्योंकि हो सकता है आप जो आपकी मसल्स में पेन हो रहा है, फिर जॉइंट्स में पेन हो रहा हो, आप उसको और ज्यादा स्ट्रेच कर दोगे, ठीक है? चलो, अब अनुलोम विलोम की बात कर लेते हैं। ये तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि अनुलोम विलोम क्या होता है, ठीक है? सिट इन कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोजीशन। पोस्चर हम ये पहली बात कर चुके हैं आसन के बारे में, पर आप देख सकते हो मेडिटेटिव पोस्चर में आप बैठे हो, हेड स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए, आईज क्लोज्ड। ब्रीथिंग पे फोकस करना है, जनरली ब्रीथिंग के लिए होता है। प्लेस हैंड्स ऑन रिस्पेक्टिव नीज। अपने हाथों को रिस्पेक्टिव नीज पे प्लेस कर दो, लेफ्ट वाली लेफ्ट पे, राइट वाली राइट पे। अडॉप्ट नासिकरा मुद्रा, राइट हैंड, एंड जनाना मुद्रा लेफ्ट हैंड, ठीक है? तो आप इनका यूज करोगे। क्लोज राइट नॉस्ट्रिल विद थंब। राइट नॉस्ट्रिल को हमने थंब से, यानी कि अंगूठे से बंद किया। इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल। अपनी लेफ्ट वाली साइड से इनहेल करो, और राइट से आपको एक्सहेल कर देना है, ठीक है? इनहेल थ्रू राइट नोस्ट्रिल, ठीक है? ठीक है, ये हमने बात ऊपर कर ली। मतलब ये चेंज करते जाना है आपको एक-एक करके। और फिर एक्सहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल। अगर लेफ्ट से इनहेल किया है, तो राइट से एक्सहेल करो, राइट से इनहेल किया है, तो लेफ्ट से एक्सहेल करो। अब बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? काम एंड स्टडीज माइंड, ठीक है? आपके माइंड को शांत करेगा, आपका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, ब्लड सप्लाई आपकी बॉडी में बढ़ाएगा, ठीक है? क्योंकि आप ऑक्सीजन का इंटेक अच्छा करोगे। ब्रेन के जो हेमिस्फीयर हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको बैलेंस करेगा, क्लियर थिंकिंग में हेल्प करेगा। अस्थमा है, एलर्जी है, हाई लो ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट कंडीशन है, बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं, ये आपके अनुलोम विलोम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? कॉन्ट्राइंडिकेशंस कब नहीं करना? कीप द रेशियो ऑफ 1:1 बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यानी कि जितना अंदर सांस लेना है, उतना ही बाहर छोड़ना। ये नहीं कि सांस बहुत जोर से अंदर ले रहे हो और छोड़ धीरे धीरे रहे हो, फिर बहुत धीमे धीमे सांस अंदर खींच रहे हो, बहुत तेज से बाहर छोड़ो। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? अवॉइड प्रोड्यूसिंग एनी साउंड फ्रॉम द नोज। कोई भी साउंड नहीं करनी है, इसका मतलब आपको बहुत धीरे धीरे रिलीज करना है। अवॉइड प्रेसिंग हार्ड ऑन द नोस्ट्रिल्स। अब ऐसा भी नहीं है कि अंगूठे से एकदम जोर से दबा दिया कि थोड़ी सी भी यहाँ से हवा ना निकले। इतना जोर से भी नहीं दबाना कि आपके नाक में
दर्द होने लगे, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारे आसन समझ में आ गए होंगे। ये अस्थमा से रिलेटेड आपके आसन हैं, जो आसन बचे थे वो आपको पुराने टॉपिक में मिल जाएँगे। 2 क्वेश्चंस फटाफट कर लेते हैं, आंसर मैंने पहले से ही मार्क कर रखे हैं। व्हिच ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज़ नोन फॉर प्यूरिफाइंग द फ्रंट एयर साइनसेस एंड स्टिमुलेटिंग द ब्रेन? तो कपालभाति जब हम करते हैं, तो हमारा ये जो साइनस हमारा जो होता है, ये हमारा ठीक हो जाता है, ठीक है? कपालभाति आई थिंक इसमें है नहीं, कपालभाति आपके पुराने टॉपिक में था, लेकिन आपको ये याद होगा, ठीक है? इफ समवन हैज़ अ सीरियस बैक इंजरी, किसी को बैक इंजरी है, व्हिच ऑफ दीज़ आसन शुड दे अवॉइड? तो योग मुद्रासन उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर आपको सीरियस बैक इंजरी है तो। इनके अलावा जो ये आसन है, ये आपको ट्रीट करने में हेल्प कर सकता है इनको, बट योग मुद्रासन आप नहीं करोगे अगर आपको सीरियस बैक इंजरी है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेन अपने बैक पे उस कंडीशन में नहीं दे सकते हो। और मेरे ख्याल से ये भी हमने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा था, आज हमने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है? चलो। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी जो बाकी टॉपिक्स हैं वो भी अपलोड हो जाएँगे। बहुत जल्दी से हमने मेरे ख्याल से 15 मिनट के अंदर हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और आई होप आप इसको रिवाइज़ करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बाकी अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।